हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले एक एक्टिविटी नंबर 4.1, उसके बाद बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कार्बन को ही क्यों सिलेक्ट किया पढ़ने के लिए? सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स, ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड्स, एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड्स, ये भी तो हो सकता था। क्यों हम यहाँ पे कार्बन पढ़ रहे हैं? तो सोचो कि एवरीडे लाइफ में हम जितने मैटर के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, कुछ खाते हैं, कुछ देखते हैं, ठीक है, उनमें आप नोटिस करो कि कार्बन कितने कंपोनेंट में था, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट एवरी कंपोनेंट में आपको कहीं ना कहीं पे कार्बन मिलेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन है, उसका नेचर है फ्रेंडली नेचर, सभी के साथ इजीली बॉन्ड बनाता है। वो बॉन्ड कैसे बनाता है, इतना फ्रेंडली क्यों रह सकता है, सभी के साथ बॉन्ड बनाए, वो सब हम यहाँ पे ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 4.1 भी उसी के लिए है कि आपको पता चले कि कार्बन है वो कितनी वैरायटी में और कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो एक्टिविटी 4.1 में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठो। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स you have used or consumed since the morning. Compile this list with the list made by your classmate and then sort the items into the adjacent table. Things made of metal, things made of glass or clay and other. Okay, metal ये जो टेबल के है उसके अंदर आपको फिलअप करना है। If there are item in which are made up of more than one material, put them into both the relevant column of the table, ठीक है। मेटल एंड अदर से है तो इधर और इधर रखो, ग्लास एंड अदर कंपोनेंट से बनी हुई है तो इधर दोनों में फिलअप करो, ठीक है। लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल फिल्ड बाय यू। योर टीचर विल बी एबल टू टेल you that most of them are made up of compounds of carbon, है ना। जैसे आप पेन है आपके पास, तो प्लास्टिक का जो ढक्कन होता है किससे बना होगा? कार्बन के ही कंपाउंड से। आपको पता है तो पीवीसी पाइप आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे बना है? कार्बन के कंपाउंड से। हम पॉलीथीन बैग यूज करते हैं, आपको पता है तो पॉलीथीन बैग किससे बनी हुई है? कार्बन के कंपाउंड से। प्लास्टिक मटेरियल कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले लो तो भी आपको वहाँ पे भी कार्बन कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल में आपको कार्बन मिलेगा, किसी में ज़्यादा अमाउंट में होगा, किसी में कम अमाउंट में होगा, बट मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। चलो अब आते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड। अब कार्बन को अच्छे से समझते हैं। चलो, तो मैंने यहाँ पे रख दिया एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। नहीं, यहाँ पे तो कार्बन है, क्यों? ये तो हीलियम बनेगा। मैंने यहाँ पे रख दिया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। और उसकी 2 ऑर्बिट रहेगी, दो ऑर्बिट में ये सपोज उसकी फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। सपोज एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, एक ये
और एक ये। अब बॉन्ड्स के टाइप कितने होते हैं? देर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ओके, कौन कौन से? आयोनिक एंड कंपाउंड। एक होगा आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होगा, सॉरी कंपाउंड नहीं, कोवेलेंट। दूसरा होगा कोवेलेंट बॉन्ड। चलो अब ये पढ़ते हैं कि आयोनिक बॉन्ड है क्या एंड कोवेलेंट बॉन्ड है क्या। डेफिनेशन याद रखना, अ बॉन्ड which is formed by either losing or gaining electron is known as ionic bond. A bond which is formed by either losing or gaining a electron or number of electrons is called ionic bond. तो समझो, सपोज मैं बोलूँ एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन के बीच में बॉन्ड जो बनता है वो सोचो क्या होगा। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्लोरीन को जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 1 को ले लिया। अब वैसे ही कितने क्लोरीन होने चाहिए? 3 क्लोरीन, क्योंकि एल्यूमिनियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 एल्यूमिनियम क्लोरीन को दिया, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे क्लोरीन को, वैसे बनता है AlCl3। तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन के बीच में, वो बॉन्ड कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, चलो ये सही है। अभी पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोई कोई मटेरियल ऐसे है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जैसे ऑक्सीजन एटम है, सामने दूसरा ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन की आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर है 8। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, जब ये बॉन्ड बनाने जाएंगे तब ये ऑक्सीजन बोलेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑक्सीजन बोलेगा तुझे है तो मुझे भी है, तो ये भी बोलेगा मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब देखो बॉन्ड बनता कब है? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे, है ना। कोई भी चीज़ आपको बेचनी है तो सामने खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। आप बोलोगे मुझे खरीदना है, दूसरा इंसान बोलेगा मुझे खरीदना है, तो वो डील होगी ही नहीं। सेम वे यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा। तो ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है, वो बोलेगा कि कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हम अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन ने शेयर कर लिया, ये दूसरे ऑक्सीजन ने, ओके। अब देखो ये भी बोलेगा मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी बोलेगा मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हुआ है उसको हम बोलेंगे शेयरिंग हुआ है। दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। द बॉन्ड क्रिएटेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया हुआ है, मतलब दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया हुआ है। ठीक है ना। चलो, तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कार्बन के साथ कुछ ऐसा ही होता है, वो आयोनिक बॉन्ड इजीली नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि उसकी आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। देखो अगर एल्यूमिनियम होता तो 3 इलेक्ट्रॉन है, उसकी आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट ऑर्बिट फुलफिल होनी चाहिए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि उसको पता है 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना इजी है। क्लोरीन होगा तो 2, 8, 7, वो ये सोचेगा 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया जाए। बट कार्बन क्या सोचेगा, 2, 4 आउटर ऑर्बिट में 4, वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। मतलब वो कंफ्यूज है, लूज करूँ या गेन।
फिर सोचेंगे चलो कुछ नहीं करना, मैं इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूँगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे नेचुरली जो बॉन्ड बनते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं होता, गेन भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो जाता है। तो आसपास अपने आसपास कोई भी मटेरियल आएगा उसके साथ वो शेयरिंग से एक बॉन्ड बनाएगा जिसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऐसे बॉन्ड्स दिए हुए हैं। ओके, चलो ये तो ठीक है। अभी कार्बन है वो लूज या गेन क्यों नहीं करता, उसका दूसरा भी रीजन। सपोज कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, समझना, पहले हम लूज करने की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है कार्बन, प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है जो 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये जो न्यूक्लियस है उसकी बाउंड्री से निकालना है। न्यूक्लियस है वो उसको इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखता है, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से आज़ादी दिलानी है। तो आपने एनर्जी लगाई सपोज फॉर एग्जाम्पल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी। अब एक को तो लूज करने से काम चलेगा नहीं, अगर लूज करने तो सारे करने पड़ेंगे, तो अभी दूसरा लूज करने जाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तब 6 प्रोटॉन अभी ओनली 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठे हैं। आप खुद सोचो ना, आपके सामने 6 बच्चे हैं और 6 लोग बाकी के 6 लोगों को पकड़ के बैठे गेम खेल रहे हैं, ऐसा सोचो। ठीक है, ये 6 छोटे छोटे बच्चे, उनको ये बड़े बच्चे पकड़ के बैठे हैं। एक भाग गया तो अब ये 6 मिलके ये 5 बच्चों को पकड़ के रखेंगे, तो और ज़्यादा तेज़ी से पकड़ेंगे, और ज़्यादा फोर्स से उसको छुड़ाने के लिए, मतलब ये नेक्स्ट जो बच्चा है उसको छुड़ाने के लिए ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। तो पहले लगा था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, अभी लग सकता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब सोचो 2 बच्चे भी चले गए, अभी कितने बचे? 4। अब इसको छुड़ाना है तो देखो, अभी 6 जो बड़े बच्चे हैं वो 4 छोटे बच्चे को पकड़ के रखा है, अब इसको छुड़ाना है तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो सेम वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी है, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने जाओ ज़्यादा एनर्जी लगेगी। थर्ड को रिमूव करना है और ज़्यादा। सोचो ये 2 रिमूव हो गए, अभी 6 प्रोटॉन मिलके सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हैं, तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव कराना ऑलमोस्ट हमारे लिए इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा। इसीलिए कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता। जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात आती है तब भी सेम प्रॉब्लम है कि एक इलेक्ट्रॉन को अंदर लेके आना है, उसको एनर्जी तो प्रोवाइड करनी ही है। बट यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे बैठेगा, ये ऑर्बिट फुल हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या, अब फिर से स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि अभी 6 प्रोटॉन है और कितने 10-10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना है, तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी कि 6 लोग हैं, 10 को कैसे पकड़ के रखें, है ना। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, इसलिए कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल नहीं रह सकता। इसलिए देखो आपकी टेक्स्ट बुक में 2 पॉइंट दिए हुए हैं कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन। ठीक है, एनोड आयन मतलब एनायन मतलब नेगेटिव आयन, तो C4 माइनस एनायन बन सकता है अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। But it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons। 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना न्यूक्लियस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखो, it can lose all the 4 electrons forming C+4 anion, सॉरी पॉजिटिव आयन है तो कैटायन बनेगा,
कैटायन मतलब कैथोड आयन, ठीक है। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड अ कार्बन विथ 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट में 6 प्रोटॉन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड करके रखेंगे, तो इनको छुड़ाने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। मतलब देखो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो एनर्जी ज़्यादा लगती है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो फिर ये न्यूक्लियस उनको हैंडल नहीं कर पाता। अब इतने सारे नाटक है कार्बन के, इसलिए वो क्या करता है, ना लूज करता है ना गेन करता है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके चुपचाप बॉन्ड बना लेता है। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग आपको दिखाया हुआ है, एकदम इजी है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये हाइड्रोजन ने अपने में ले लिया, खुश हो गया। ये हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन अपने में ले लिया, ये भी खुश। देखो दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में याद रखना सिंगल बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन का मैंने सिखाया था, वैसे अभी डबल बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन में आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे सोचो नाइट्रोजन है वो, ये 3 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर काउंट कर लेगा, दूसरा नाइट्रोजन उस साइड के 3 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर काउंट कर लेगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। अब ये तो थे सिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाया था। अभी देखते हैं कार्बन क्या करता है। कार्बन है, सपोज हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो सपोज उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास तो 1-1 ही है। देखो कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट आउटर ऑर्बिट में 4 है, वो भी बात अच्छे से याद रखना। तो ये कार्बन जो है वो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर काउंट कर लेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर काउंट कर लेगा। समझ में आया? ओके। इलेक्ट्रॉन्स को अलग दिखाना है तो भी दिखा सकते हो, जैसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाया है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन है वो देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन पकड़ के बैठ जाएंगे, मतलब 1-1 इलेक्ट्रॉन वो कार्बन का शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितने बने, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। कौन कौन से, तो कार्बन के साथ ऊपर हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इधर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इधर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये बनेगा CH4, और CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। अब ये नाम सारे आपको याद रखने ही हैं, तो अभी से याद रखने का टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पूरी सीरीज पढ़ेंगे, अल्केन सीरीज, अल्कीन सीरीज, अल्काइन सीरीज, हेलोजन सीरीज, हेलाइड, सब कुछ आएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, बहुत कुछ है, ठीक है। तो सब कुछ हम एक साथ याद रख लेंगे, अभी से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो एक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये टॉपिक हमें पढ़ना है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। We have also seen the structure of the simple carbon compound which is methane in the beginning of the chapter, okay. We saw how many things we use contain carbon, ये सब भी हमने देख लिया। अभी कार्बन का एक नेचर देखना है, वर्सेटाइल नेचर। उसमें एक है फर्स्ट है नेचर, उसमें आपको बताया गया है कि वो कितनी लॉन्ग चेन बना सकता है, ओके। और दूसरे में आपको बताया गया है कि उसका बॉन्ड कैसा होता है। तो देखो फर्स्ट हम बात करें कार्बन के एक नेचर की, तो कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स
विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन खुद के जैसे ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स वो खुद बना लेता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। याद रखना, टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट 3 लाइन्स है यहाँ पे कैटेनेशन फिनिश होगा, ठीक है, वो आपको डेफिनेशन के फॉर्म में भी याद रखना है। These compounds may have long chains of carbon, branched chain of carbon or even carbon atoms arranged in ring। जैसे देखो कार्बन 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 ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाते जाएगा, ये लॉन्ग चेन हुई। अब कार्बन 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 बॉन्ड तो ऐसे बने ही है, साथ में यहाँ पे भी कार्बन बने, यहाँ पे भी कार्बन के बॉन्ड, यहाँ पे भी कार्बन के बॉन्डिंग, तो ये ब्रांच चेन हुई। अब आगे जाके ब्रांच सेपरेट भी हो सकती है ऐसे। और कार्बन कार्बन अगर सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो जाए तो ये साइक्लिक पैटर्न भी बना सकते हैं, इसीलिए लिखा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स, ये वाली ब्रांच चेन ऑफ कार्बन मतलब ये, और इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स। In addition, carbon atoms may be linked by single, double और ट्रिपल bonds। कार्बन कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी हो सकता है, कहीं कहीं पे 3-3 इलेक्ट्रॉन का भी शेयरिंग हो सकता है, ठीक है। जिनमें सिंगल बॉन्ड बना है उनको बोला जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके पास कैटेनेशन की इतनी अच्छी प्रॉपर्टी हो। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स, बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, है ना, वो उतने स्टेबल रहते नहीं हैं। सिलिकॉन 7-8 मॉलिक्यूल तक मतलब 7-8 एटम तक चेन बना लेता है, बट वो फिर स्टेबल नहीं है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है वो भी समझो। कार्बन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो सेंटर से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, सेंटर का अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। अब सिलिकॉन में प्रॉब्लम क्या होगी, सिलिकॉन में थर्ड ऑर्बिट आएगी, तो जो जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, वो काफ़ी दूर हो जाएगा, और काफ़ी दूर हो जाएगा तो फिर बॉन्ड के ऊपर उतना एट्रैक्टिव फोर्स सेंटर का रहेगा नहीं, इसीलिए बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। तो कार्बन में तो ये भी अच्छा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कम है और आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसा एक ही कंपोनेंट है। समझ में आ गया। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element, है ना। कार्बन है वो 4 कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, या तो मोनोवेलेंट 4 एलिमेंट है तो उनके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule। समझो, कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, कार्बन का बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ होगा, नाइट्रोजन के साथ होगा, कार्बन का बॉन्डिंग साइनाइड के साथ होगा, कार्बन का बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ होगा, कार्बन का OH के साथ होगा, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ होगा। इतने सारे वर्सेटाइल आपको अलग अलग एलिमेंट्स मिलेंगे, और सभी का नेचर सिर्फ कार्बन पे नहीं, कार्बन के साथ जुड़ने वाले एलिमेंट पे भी डिपेंड करेगा, इसलिए आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले केमिकल्स मिल जाएंगे। तो केमिकल इंडस्ट्री में कार्बन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मटेरियल रहेगा, ठीक है। उसके बाद again the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making them these compounds exceptionally stable. One reason for the formation of strong bond by carbon
इज इट्स स्मॉल साइज। मैंने बताया ना यहाँ पे स्मॉल साइज है तो सेंटर का अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। This enables the nucleus to hold on to the shared pair of electron strongly। न्यूक्लियस है वो इजीली स्ट्रांगली उसको कंट्रोल में रख सकता है, किसको, यहाँ पे शेड जो पेयर होती है मतलब बॉन्ड होता है उसको, ठीक है। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। जो बिगर एटम्स होते हैं उनकी वजह से जो बॉन्ड बनते हैं वो ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं। यहाँ तक एक बार टेक्स्ट बुक में अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, और जहाँ पे भी आपको डाउट लगे आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।